उस थीम पर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सब्जेक्ट को पूरी खत्म करके और फिर आंसर राइटिंग करना, क्योंकि आंसर राइटिंग आरपीएससी और यूपीएससी दोनों में डिमांड होती है। तो इस डिमांड को करंट अफेयर एक बहुत अच्छी हेल्प करता है पूरी करने में कि आप आंसर लिखना कैसे सीखते हैं। दूसरी बात, मेंस है अभी 17-18 जून को, तो उन बच्चों के लिए तो ये क्लासेस हेल्पफुल रही। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें बात की गई है पंचायती राज की। मतलब हमें पता है कि हमारे राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। 73rd अमेंडमेंट लाया गया, फिर पीसी नरसिम्हा राव सरकार जब थी, शंकर दयाल शर्मा जी जब हमारे राष्ट्रपति थे, तो फिर अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले, सबसे पहले अगर स्टार्ट किसने की पूछा जाए तो वो राजस्थान ने स्टार्ट की, ठीक है। राजस्थान के जस्ट बाद जो है किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश ने, और फिर धीरे धीरे बात चलती रही और फिर संवैधानिक दर्जा दे दिया 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। अब क्या है कि पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी हुई है। तो कितना कर लगा पाती है, कितना उनको राज्य से पैसा मिल पाता, एक रिपोर्ट जारी की है पंचायती राज मंत्रालय ने। अब मंत्रालय क्या बोलता है कि इतना पैसा पहले जाता था और इतना गया है। ये चीज आपको 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो ये फैक्ट आपको पेपर में काम आएंगे, इसलिए हम इस रिपोर्ट को डिकोड कर रहे हैं। थीम समझ में आ गई क्लास की? आगे स्टार्ट करूं? चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे सब लोग क्लियर कर देंगे, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर नहीं है तो मुझे अभी बता दीजिए, कोई इशू है तो बता दीजिए। ऑल क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। राज्य को पंचायतों के अंतःकरण की स्थिति रिपोर्ट 2024, स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इंटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत इन स्टेट 2024। पंचायती राज मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज्ड अ रिपोर्ट। क्या की है? पंचायती राज मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। हाँ, यही रुक रहा है। कौन सी रिपोर्ट याद रखनी है, क्योंकि मेंस में डिकोड करने के लिए आपके पास काम आएगी। अगर आपको इसका बड़ा नाम याद नहीं रहता है तो छोटा नाम याद कर लीजिए, जिसको बोला जाता है पंचायत डेवलपमेंट डिवोल्यूशन इंडेक्स, सॉरी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। इसको याद रख लीजिए और इसको आप डिकोड कर सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के द्वारा ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है? स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट इन इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। ठीक है, मतलब रैंकिंग के बेस पर पंचायतों को कितना डिवोल्यूशन हुआ है, कितना अंतिकरण हुआ है, उसके बेस पर। अब इस रिपोर्ट के कुछ फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात, ये रिपोर्ट जो है वो कैसी है? ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत पर आधारित है। ऑटोनॉमी का मतलब कि पंचायत अपना आंतरिक प्रशासन खुद संभालती है। ऑटोनोमस का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है। ऑटोनॉमी का मतलब भी कि आंतरिक प्रशासन में कोई दखल नहीं देगा। तो ये रिपोर्ट किस पर फोकस करती है? ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? चलो अब बात करती है, इसमें जो है 6 आयामों पर बात की गई है कि पंचायतों की रूपरेखा कैसी है। जैसे मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल में 4 स्तर की पंचायत है, जबकि राजस्थान में 3 स्तरीय पंचायत है। आपको पता होगा कि 3 लेवल गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज गवर्नमेंट, वो हमारे राजस्थान में है। और 4th लेवल जो है 4 अंचल, आंचलिक परिषद, कुछ ऐसे वहां बोला जाता है। तो वहां पे कितने टाइप की? 4। अब पंचायतों का कार्य की मैं क्या थोड़ी सी आपसे बात करूं तो आपको पता है कि आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक किसके बारे में वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में? पंचायती राज। कौन सा भाग? भाग 9। किस नाम से? पंचायती राज के नाम से। पंचायती राज के नाम से। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब इसी में एक बीच में आर्टिकल है जो कि पंचायतों के कार्य से रिलेटेड है, और उस कार्य के लिए संविधान में एक अनुसूची भी जोड़ी गई। वैसे हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8।
जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, उसके बाद इनको चेंज करते हुए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले अमेंडमेंट के द्वारा, 10वीं जोड़ी गई जो कि दल बदल से रिलेटेड है, फिर 11th जोड़ी गई जो कि हमारी किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से, और 12th जोड़ी गई जो कि किससे, नगर पालिकाओं से। अब ये 11वीं अनुसूची भी पंचायतों के कार्य है। अच्छा, आर्टिकल आपसे पूछ ले तो कौन सा आर्टिकल, 243 जी आप याद रखेंगे, कौन सा आर्टिकल कार्य से रिलेटेड है, 243 जी। अगली बात करते हैं, इसमें बात की गई है वित्त की। अब पंचायतों को कर लगाने की व्यवस्था की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में वर्णन है, और साथ में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है जिसका निर्माण राज्यपाल महोदय के द्वारा हर 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। ठीक है, राष्ट्र लेवल पर अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति करते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग का, और राज्य में राज्यपाल द्वारा उसका गठन किया जाता है, जिसकी रिकमेंडेशन के द्वारा राज्य को जितना भी टैक्स मिला है उसका अंतरण किसको किया जाता है, पंचायतों। ठीक है, पदाधिकारी मतलब कितने ऑफिसर्स, जैसा मैं अभी बात करूं पटवारी की वैकेंसी आई, मतलब पोस्टपोन जो हुआ है, वीडियो की बात करूं तो ये क्या है, वहां के अधिकारी को ही तो दिखाता है, वहां की कैपेसिटी को ही दिखाता है। नेक्स्ट है क्षमता निर्माण, मतलब कितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए गांव में किसी पंचायत को काम करने के लिए 25 कंप्यूटर की जरूरत है, अब उस पंचायत में केवल 12 कंप्यूटर ही अवेलेबल है, तो क्षमता थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई ना, कि जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, और जवाब दे, आपको पता है जब हम अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, आप अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा मे बी, तो सरकार के जो मॉडल्स की बात की गई है उसमें, तो वहां पे टार सिस्टम की बात की गई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए और उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाता है, किसी भी प्रशासन की जवाबदेही एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाती है। या फिर अगर मैं टार सिस्टम को हटा दूं, टार कंसेप्ट की बात छोड़ दूं, तो नागरिक अधिकार पत्र आपने पढ़ा है, जो कि हमारे प्री में भी मेंशन है, नागरिक अधिकार पत्र, और मेंस में पेपर 3 में भी मेंशन। ठीक है, अब इस नागरिक अधिकार पत्र में भी जवाबदेहिता एक मेन कीवर्ड है, कि नागरिक अधिकार पत्र का मतलब ही यही है कि सरकार जवाबदेही होगी। और अगर एग्जांपल छोड़ दूं तो आपको पता है सुनवाई एक्ट, वो भी क्या है, जवाबदेही का ही एक एग्जांपल है, उसका भी तो हम ग्रास रूट लेवल से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो वही बात। अच्छा, 6 आयाम अब कौन कौन से हो गए, एक रूपरेखा हो गई, देन कार्य हो गया, वित्त हो गया, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण और जवाबदेही का पॉइंट क्लियर, डिजाइन, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग और अकाउंटिंग, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब आगे बात करता है कि कितना अंतरण किया, कितना पैसा ट्रांसफर किया गया, तो 2013-14 में केवल 39% ट्रांसफर किया जाता था, जो कि 2021-22 में भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पहले से स्त्री सुधरी है, कितना, 43.9%। अच्छा, अब इस जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें टॉप स्टेट कौन से हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। मैं स्पेशल बोल रही हूँ, आप इस रिपोर्ट को डिकोड करके आना, आपको अगर किसी बच्चे को 5 नंबर मिल रहे होंगे तो आपको 6 नंबर जरूर मिलेंगे, सिर्फ आपकी रिपोर्ट का नाम याद करने से और कुछ 1-2 फैक्ट याद करने से। करंट अफेयर का यही तो फायदा हमें उठाना है। मैं बात करूं तो विक्रांत शर्मा 2021 के जो टॉपर है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियोस में यही बताया कि किस तरह आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, और ये कंक्लूजन आप वहीं से सीखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी कॉपी अलग बनाई थी और उससे। ठीक है, तो देखो आपको याद रखने स्टेट के नाम, स्टेट के नाम आप कैसे याद रखेंगे, आपका एक कर्नाटका इसमें शामिल है, ठीक है, एक केरल शामिल है, एक अपना तमिलनाडु शामिल है, तमिलनाडु के अलावा एक महाराष्ट्र शामिल है, और एक अपना यूपी 5th नंबर पर है और कर्नाटका 1st नंबर पर। देख लेते हैं, 1st नंबर पे अपना कर्नाटका, 2nd नंबर पे केरल, 3rd पे अपना तमिलनाडु और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। मैं आपको जस्ट इतना बोलूंगी कि पहले नंबर की रैंक थोड़ी सी याद रख लेना, और अपने राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज सिस्टम को शुरू करने वाला राज्य है, भारत में सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई, तो उसमें जो फैक्ट आपको मिलते हैं वो आप याद रखिए।
आगे बात करते हैं कि क्या हुआ। सबसे निचले स्थान पर अगर पूछ ले कि कौन सा यूटी या राज्य रहा है, तो दादर और नागर की हवेली तथा दमन एंड दीव। कितना स्कोर? 13.62। फिर पुडुचेरी का और फिर लद्दाख का, मतलब तीनों ही यूटीज में क्या रहा है, सबसे लो स्कोर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा 2018 में एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम है नेशनल ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें क्या किया जाता है, जो ग्राम है, जो विलेज है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा दिया जाता है। तो उसी अभियान के सूचकांक का क्षमता वृद्धि घटक कितना है, 44% से बढ़कर के 54%। ये फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे आप मेंस में डिकोड कर सके, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है प्री वाले बच्चों के लिए भी और मेंस वाले बच्चों के लिए भी, कि राजस्थान की रैंक कितनी, 12th रैंक का ये है, और स्कोर कितना, 56.67। पॉइंट क्लियर। अब आगे चलते हैं, चुनौतियां क्या है पंचायती राज सिस्टम में, चुनौतियां क्या क्या है। जिला योजना समितियां 243D, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें वो समितियां काम तो कर रही हैं लेकिन प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो रहा, उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जैसा कि हमारे ईओआरओ वाले बच्चे भी हमारे फाउंडेशन बैच में हैं, वो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि जिला योजना समिति के क्या काम है। शायद धारा 155 में हमने पढ़ा था कि जिला योजना समिति क्या होती है, और फिर उनका क्रियान्वयन किस तरह नहीं हो रहा है वो ये सिस्टम बताती है, रिपोर्ट बताती है। कार्यों का असंगत हस्तांतरण, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 243 में किसके बारे में, कार्य के बारे में है, 11वीं अनुसूची के बारे में, 11th शेड्यूल में, जिसने 29 सब्जेक्ट्स रखे। जबकि मैं राजस्थान को बात करूं तो केवल 20 ही मिले हुए हैं, और अगर किसी और स्टेट की बात करूं तो कुछ अलग अलग मिले होंगे, किसी को 15, किसी को 17, किसी को 21 मिले होंगे, किसी को पूरे 29 मिले होंगे। तो ये कार्य में क्या है, असंगत हस्तांतरण है, और ये क्या दिखाता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको दिखाता है कि ये पूरी तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है, सहकारिता को बढ़ावा दिया जाता है, वित्तीय स्वायत्तता की कमी। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि जो पंचायतें हैं वो केवल 1% अपने कर से लेती है, बाकी सारा जो पैसा इनके पास आता है वो गैर कर राजस्व से, ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता की कमी। आगे क्या, संसाधन क्षमता का अभाव। याद करो कंप्यूटर वाला एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ में, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो पटवारी की वैकेंसी कितनी आ रही थी, पहले 2000 आ रही थी, अब बढ़ा करके कितनी कर दी, 3700 कर दी। ह्यूमन रिसोर्स की कमी है तभी तो वैकेंसीज बढ़ी है। अभी वीडियो की आने वाली है उसमें भी खाली है, पोस्ट खाली है, तभी तो वैकेंसी आ रही है। तो ये क्या दिखाता है, लैक ऑफ रिसोर्स कैपेसिटी। और एक एग्जांपल भी है कि हाँ सरकार कोशिश कर रही है रिसोर्सेज की सप्लाई करने की, आपूर्ति करने की। अच्छा कंप्यूटर वाला हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भौतिक अवसंरचना भी कमी है। अब निर्वाचित जो इलेक्ट होके जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो भी क्या करते हैं, उनके पास में पूरी ट्रेनिंग नहीं है, पूरा प्रशिक्षण नहीं है उचित प्रकार का शासन करने, बजट बनाने और योजना बनाने। कुछ ही सरपंच ऐसी हैं, जैसे यशस्वी पंचायत, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि उन्हें अवार्ड दिया गया है, या फिर ओकी वाली सरपंच की मैं बात करूं तो उनको भी अवार्ड मिला था। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि कुछ अच्छे हैं लेकिन कुछ ग्राउंड लेवल पर काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उन्हें क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी की तो आप बात मत कीजिए, भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को खराब किए हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है, मिनिमल अकाउंटेबिलिटी। हाँ जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के कारण जवाबदेहिता बढ़ रही है, लेकिन जो करप्शन करने वाला है वो किसी भी तरीके से कर लेता है। यहां तक समझ में आ गया। अभी चुनौतियां पढ़ाने का सेंस क्या है मैम आपका, तो मैं आपको बता दूं कि बाय चांस मान लीजिए आपने अपने नोट्स में से जो भी पॉइंट याद, ये क्या है, लेटेस्ट पंचायती राज मंत्रालय ने जो खुद ने समस्या बताई है वो, तो इनको डिकोड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा पंचायती राज मंत्रालय ने सुधार के लिए कुछ अनुशंसाएं भी दी कि क्या किया जाना चाहिए ताकि सुधार हो सके, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं
कि लाइव क्लासेस का आपको अवेलेबल हो रही है, जैसे कि पॉलिटी की दिग्विजय सर की चल रही है, करंट अफेयर्स की मेरी आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, तो आप इन क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है। और जिनको भी बैच परचेज करना है, 31 मई को अपना एक बैच लॉन्च हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी हमारा बैच, अपना बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप और हम मिलकर के कैसे एसटीएम तक पहुंचना है वैसे पूछो, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी 31 मई तक, या 31 मई तक आपको ऑफर मिलेगा। जिस भी बच्चे को एनरोल करना है वो कर लीजिए। मिनिमल सी फीस है, फीस कोई ज्यादा नहीं है, उसके बाद फीस ज्यादा हो जाएगी, जिसमें आपको 3 तरह के बैच मिलेंगे, एक सिल्वर बैच, एक गोल्ड बैच और एक कॉम्बो वाला। फिर आप आकर के मत बोलिएगा कि मैम थोड़ी सी फीस कम हो जाएगी, थोड़ा सा ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि जो पुराने वाले बैच के बच्चे हैं ना, उन्होंने यही किया, जब ऑफर था तब दिया नहीं, उसके बाद उनके पास टीम के पास कॉल आते हैं कि अभी ऑफर अवेलेबल है या नहीं। तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ ना, आप एक सिस्टम में जाने की तैयारी कर रहे हो और आप अलर्ट ही नहीं। तो देख लीजिएगा, जिसको भी 31 मई तक एनरोल कर रहे हैं वो कर सकता है। डेमो क्लासेस आपको प्रॉपरली मिल रही है, उनके बेस पर आप चेक कर लीजिए। आगे है क्या रिकमेंडेशन की है। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तभी काम अच्छे से हो पाएगा। तो सबसे पहले करप्शन, दूसरा पंचायतों को एम्पावर करना चाहिए, पैसे से, संसाधन से, हर तरह से। जब वो एम्पावर होंगी तब क्या होगा, ग्रास रूट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाएगा। और जब ग्रास रूट लेवल पर अच्छे से चलेगा तो फिर ऑटोमेटिकली सीढ़ियां जो है, जैसे राज्य, संभाग है, जिला है, फिर संभाग है, फिर राज्य है और फिर सेंटर है, काम अपने आप अच्छे होंगे। नेक्स्ट है पंचायतों को निर्णय लेने में स्वायत्ता देना, उनको ऑटोनॉमी देना, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना। मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तो पेपर वर्क कम करने का, दूसरी बात भ्रष्टाचार को रोकने का, पंचायतों को एम्पावर करने का। अगर इन सबका एक सोल्यूशन मांगा जाए तो वो डिजिटल अवसंरचना। नेक्स्ट है PR2 फंडिंग, कैसे पंचायती राज को फंडिंग हो रही है। इनको कर, खुद के करों से कितना परसेंट, केवल 1% मिलता है। याद रखिएगा, अपने कर से, जिनको कर कोई लगाती है, कुछ चारागाह कर लगा सकती हैं, कुछ वैसे शुल्क लगाती है, उनका केवल कितना, 1%। 80% कहाँ से मिलता है, केंद्र सरकार से मिलता है, वो भी किस रूप में, ग्रांट के रूप में, जबकि 15% केवल किससे, राज्य सरकार। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है, पंचायत अपने करों में 21,000 रुपए अपने करों से और 73,000 रुपए कहां से अर्जित करती है, गैर कर स्रोतों से अर्जित करती है। प्रत्येक पंचायत की बात हो रही है। और अगर सबसे ज्यादा औसत पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा राजस्व की बात कौन सी उसमें है, एवरेज रेवेन्यू, हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू किसका है, तो केरल और वेस्ट बंगाल का है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि बहुत कम किसका है, तो वो अपना आंध्र प्रदेश और पंजाब। उम्मीद करती हूँ क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आने के बाद में आपके जो भी रिव्यूज हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है, नहीं आ रही, या फिर कोई और भी आपको डाउट है, ऐसा करियर क्या चूज करना है, क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट कीजिए, मैं खुद पर्सनली आपका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और बैच की पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि 31 मई तक आपके पास ऑफर है। जो 21 मई को अपना बैच आ रहा है, उसमें एनरोल करने के लिए 31 मई तक आपके पास ऑफर है। उस ऑफर के खत्म होने के बाद में आपको बैचेस इतने ही प्राइस में मिलेंगे।